नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और वर्क एनवायरनमेंट के बारे में। यह मुद्दा आज हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि जुलाई 2024 की एक अत्यंत दुखद घटना, एना सेबेस्टियन, जिनकी अनटाइमली डिमाइस, जिसका कारण वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट था। 26-year-old chartered accountant from Kerala died 4 months later into a job at EY. The alleged death due to overwork of a 26-year-old chartered accountant working with Ernst & Young. The incident is definitely very painful, and it also has to do a lot with the kind of aspirations that we have these days. जहाँ पे लड़ाई हो रही है ना, बेस्ट ऑफिस है। मतलब जहाँ पे कोई बोल रहा हो बड़ा टॉक्सिक कल्चर है, बहुत सही ऑफिस है। According to the ILO, India ranks among the most overworked countries globally. She had an untimely death due to cardiac arrest in July. Her mother, in a letter to the EY chairman, has expressed the horrors of working for a toxic workplace that was the reason for her daughter's death. Whatever happened is really unfortunate. I mean, everywhere pressure is there. People need to understand how we need to react to the stress. Anna passed away. Her distraught mother blamed her company. दोस्तों, 4 महीने के एम्प्लॉयमेंट में एना सेबेस्टियन इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि वो संभल नहीं पाई, जिसका परिणाम हम सब लोगों ने सितंबर के महीने में बहुत जोर शोर से देखा। ये अलग से ही एक दुख की बात है, और ये सितंबर 2024 में आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी माता के द्वारा लिखा गया उनके एम्प्लॉयर के सीएमडी मैनेजिंग डायरेक्टर को एक लेटर था, जिस लेटर में उन्होंने ये खुल के बताया था जो उनकी बेटी गुजर रही थी उनकी कंपनी में काम करते वक्त। अर्नेस्ट एंड यंग, EY, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी, एंड 4 महीने का एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, 4 महीने एम्प्लॉयमेंट मिलने की खुशी मनाने के लिए भी कम है, और उन 4 महीनों में आज हम इतने स्ट्रेस में हैं कि जहां पे हमें हमारे एम्प्लॉयमेंट की खुशी के बारे में बात करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ में, समाज के साथ में, वहां उस एक एम्प्लॉय के अंतिम संस्कार में उसके अपने एम्प्लॉयर के तरफ से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि केंद्र सरकार ने एक कमेटी घोषित की वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से होने वाले ऐसे और भी शर्मनाक हादसों को संज्ञान में लेते हुए उनके बचाव के लिए तैयारी करने के लिए। दोस्तों, ये वर्क रिलेटेड स्ट्रेस केवल इंडिया, एशिया की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड हर कंट्री की प्रॉब्लम है। यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसे एक ग्लोबल सॉल्यूशन ही चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड में WHO की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग 15% वर्किंग मेन एंड वुमेन एम्प्लॉयज अक्रॉस द ग्लोब मेंटल स्ट्रेस के शिकार हैं। एम्प्लॉयमेंट अपना पर्पस डिफीट कर देता है अगर उसी एम्प्लॉयमेंट की वजह से हम हमारी प्राइमरी रिसोर्स, हमारी हेल्थ गंवा दें। तो मैकेंजी की रिपोर्ट के हिसाब से हर 3 में से 1 एशियन एम्प्लॉय इस मेंटल स्ट्रेस का शिकार है अपने टॉक्सिक वर्क कल्चर या अपने अनफ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट की वजह से। और ऐसा भी नहीं है कि अर्नेस्ट एंड यंग का ये पहला ऐसा केस है जो सामने आया है। इससे पहले EY के ही एक एम्प्लॉय जोसेफ ने अपने 5 महीने के एम्प्लॉयमेंट के बाद रिजाइन कर दिया, इसी टॉक्सिक वर्क कल्चर का हवाला देते हुए। मुद्दा यह है दोस्तों कि जब एम्प्लॉय, किसी भी एक एम्प्लॉय ने ये हाईलाइट करते हुए अपना रेजिग्नेशन दिया है कि वर्क कल्चर ही टॉक्सिक है एंड अमाउंट करता है मेंटल स्ट्रेस को, क्या ये EY की जिम्मेदारी नहीं थी
कि इस पहले प्रोजेक्शन, चाहे वो पहला प्रोजेक्शन मिस्टर जोसेफ के तरफ से आया हो, या आई एम श्योर उससे पहले भी कई एम्प्लॉयज ने ये बात सामने लेके आई होगी, रिप्रेजेंट किया होगा। हम एना सेबेस्टियन के ही केस को अगर देखें, एना सेबेस्टियन ने खुद अपने असिस्टेंट मैनेजर एचआर, अपने एचआर मैनेजर, अपने टीम लीडर, सबको अपनी इस स्ट्रेस के बारे में, ओवरवर्क्ड डेली आवर्स के बारे में खुल के बात की थी, खुल के बताया था। और दोस्तों, ये वर्क कल्चर तब टॉक्सिक हो जाता है जब हम ऐसी कंप्लेंट्स पे सॉल्यूशन देने की जगह हम मोटिवेशन देना शुरू कर देते हैं कि इट्स अ न्यू नॉर्मल, वर्किंग फॉर 16-15 आवर्स इन अ डे इज अ न्यू नॉर्मल। दोस्तों, डिवीजन ऑफ आवर्स, डिवीजन ऑफ डे किसी ने बहुत सोच समझ के बहुत पुराने समय में निर्धारित किया था कि जिसमें 8 घंटा आपको सोना जरूरी है, 8 घंटा आपको अपना और समाज का समय जरूरी है, और बचा हुआ 8 घंटा ही आप अपने जीवन यापन के निर्वहन के लिए एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो भी आप कर सकते हैं उस पर ध्यान देने के लिए। जब हम वेल रेगुलेटेड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं दोस्तों, हर वो मिनट जो 8 घंटे के बाद में एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के निर्धारित जगह, काम करने की जगह पे बिता रहा है, वो हर एक पल ये उस एम्प्लॉय का नहीं है, ये पल उसके फैमिली, उसके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी, दोस्त और रिश्तेदारों, परिवार, समाज के लिए है। हमने एक जो नया ट्रेंड बनाया है कि एक आदमी की सैलरी में हम उसके 8 घंटे के एम्प्लॉयमेंट के बाद उसको मोटिवेट करके डबल परफॉर्मेंस लें at the single cost, whereas the cost involved is humongous. आप एक सैलरी से हर किसी का टाइम कॉम्पनसेट नहीं कर सकते जो कि एक एम्प्लॉय के लिए नेचर ने क्रिएट किया है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ने क्रिएट किया है। हम यहां बात कानून की नहीं करेंगे, हम यहां बात करेंगे लॉजिक की। अगर 2047 में हम अपने आप को, हिंदुस्तान अपने आप को एक डेवलप्ड इकोनॉमी देख रहा है, तो हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी की कॉस्ट क्या लगने वाली है। एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्ट्रेस एंड वर्क कल्चर डिफिकल्टीज, ये अभी और एक नए लेवल पे हम देखने जा रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम खुल के बात करें इस मुद्दे पे, और हम अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करें और सहयोग दें उनके 2047 के डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के सपने का। लेकिन ये डेवलप्ड इकोनॉमी का सपना ये हमारी कॉस्ट से नहीं पे किया जाना चाहिए। दोस्तों, लेबर मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये निर्धारित करती है हमारा टाइम फ्रेम एम्प्लॉयमेंट का, और ये एक स्ट्रिक्ट अबाइडेंस के लिए होता है। प्रोविजन है कि अगर हम निर्धारित टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ भी समय अगर हम अपने एम्प्लॉयर को दे रहे हैं तो वो ओवर टाइम में क्लासिफाई होता है। लेकिन हम अपना इंटरप्रिटेशन कहें, हम इसको अनफॉर्चुनेट भी कहेंगे कि जहां पे हमने हमारे ग्रुप सी और ग्रुप डी के डिवाइडेड क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ओवर टाइम तो निर्धारित कर रखा है, लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। क्या उनका टाइम नहीं है? क्या उनके टाइम में और किसी की भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं है? दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट के रूल्स टॉप टू बॉटम सेम होने चाहिए, चाहे वो वर्किंग आवर्स हो और चाहे वो कंपनसेशन हो उसके वर्किंग आवर्स के लिए, एंड फॉर एवरी मिनट मोर फ्रॉम द एक्चुअल वर्किंग आवर्स विच वर डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ हिज ज्वाइनिंग। दोस्तों, एक चीज जो हम
मिस कर रहे हैं, जिस पे शायद हमें बात करनी चाहिए और हम शायद फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, वो है पर पर्सन परफॉर्मेंस और पर पर्सन प्रॉफिट के बारे में। जब हम बात करते हैं EY जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की, हम देखते हैं राइजिंग प्रॉफिट परसेंटेज एवरी ईयर with negligible rise of hired employees, new employees. There has to be a per person profit ratio. Profit should be proportionate with the number of employees. The more we make profit with the same number of employees is going to cost more and more on the present set of employees. एंड डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए यह सही समय है कि हम हमारे एम्प्लॉयमेंट को फेजेस में करें, डबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। एक दिन में 2 सेक्शन काम करने चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग बैचेस में काम होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। बट सेम एम्प्लॉइज के टाइम को कंज्यूम करके प्रॉफिट को बढ़ाना, गवर्नमेंट को इसको रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। साथियों, हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए एक और बहुत एसेंशियली इंपॉर्टेंट जरूरत है, एक फैक्ट है जो हमको चाहिए ही चाहिए, वो है सोशल एनर्जी का। ये सोशल एनर्जी हमको तब मिलती है जब हम हमारे एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम हमारे दोस्तों से बात करते हैं, हमारे परिवार वालों से बात करते हैं, हम किसी एस्पायरिंग यूथ से, स्टूडेंट से बात करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। वो जो हैप्पीनेस और जो प्राइड हमारे अंदर हमारे एम्प्लॉयमेंट को लेकर के होती है, वो क्रिएट करती है एक सोशल एनर्जी, एक ड्राइव, जो एक एम्प्लॉय को और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करती है। हमें इस सोशल एनर्जी को बहुत ही यूज करना पड़ेगा अगर हमको हमारे एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखना है डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के लिए। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले 4 बहुत अहम चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि सारे एम्प्लॉयर्स का फोकस इस पे आए, सारे एम्प्लॉयज का फोकस इसके ऊपर आए और रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी इस बात पे फोकस करें। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टाइम फ्रेम, पर पर्सन प्रॉफिट, पर पर्सन परफॉर्मेंस एंड पर पर्सन प्रोडक्टिविटी, इसके रेशियो, इसकी कंपैटिबिलिटी और इसका प्रोपोर्शन, ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। सोशल एनर्जी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन लिमिटेशंस। दोस्तों, अगर मेरी बात आप तक पहुंची है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बात और भी कई सारे लोगों तक पहुंचाइए, सभी तक पहुंचाइए। मिलकर प्रयास करते हैं कि सही अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचे और समय रहते जल्दी से जल्दी हम एक अच्छा सर्विस एनवायरनमेंट इस देश के लिए क्रिएट कर सकें। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।